this class we will study ESI Act. ठीक है? Yes, sir. आपका सोशल सिक्योरिटी का क्लास चल रहा है. सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आपको मालूम है कि जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड 5 लेजिस्लेशन है होते हैं. 5 लेजिस्लेशन जो हम आपको लिखवाए थे. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. Then you have this सोशल सिक्योरिटी में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एक आप पढ़ चुके हैं. एक ESI आज आपको बताएंगे और एक PF का इंट्रोडक्शन देंगे. एक्ट आपको पूरा पढ़ना नहीं है, वो बहुत लेंथी होता है. यू नीड टू जस्ट गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ व्हाट थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. इस एक्ट से क्या क्या चीजें कवर होती हैं और कौन कौन से लोग कवर होते हैं, ताकि आपको एक टाइप का सोशल अवेयरनेस भी रहे. देखिए ESI, देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948. Employees State Insurance, INSURANC. Employee State Insurance 1948. ठीक है, ये किस तरीके का एक्ट है? ये एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है. ठीक है, इस एक्ट में ऐसा है कि ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कवर करता है, जिसमें कि इस एक्ट का बैकग्राउंड देखिए थोड़ा सा. इंडिया में अभी तक तीन नेशनल कमीशन ऑन लेबर बने. 3 नेशनल कमीशन ऑन लेबर. पहला था रॉयल कमीशन ऑन लेबर. कमीशन ऑन लेबर क्या करता है? लेबर के बारे में डिफरेंट मैटर्स डिसाइड करता है. ठीक है, लेबर से रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स डिसाइड करता है और उनके वेलफेयर के लिए या किसी एक्ट में क्या है नहीं है उन चीजों को देखने के लिए टू सुपरवाइज द लेबर रिलेटेड इश्यूज नेशनल कमीशन ऑन लेबर बनता है. तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर 3 नेशनल कमीशन ऑन लेबर अभी तक बना है. द फर्स्ट वन इज रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जो कि 1939 में, मत लिखो हम लिखवा देंगे, हम सिर्फ लेक्चर सुनो, जो कि 1939 में बना और 44 में उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया. दूसरा जो था वो था फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो कि 1966 में बना और उसने अपना रिपोर्ट 69 में सबमिट किया. उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था गजेंद्र गटकर. थर्ड जो कमीशन ऑन लेबर था उसको कहेंगे सेकंड, क्योंकि फर्स्ट रॉयल कमीशन बना. सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर was formed in 1999 and the report was submitted in 2002. The chairman was रविंद्र वर्मा. 3 बना. हमको जिस चीज से कंसर्न है अभी जो इस एक्ट को पढ़ने के पहले, फर्स्ट थिंग वाज रॉयल कमीशन ऑन लेबर. हमको इसी से कंसर्न है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर से, क्योंकि we will be understanding various things that Royal Commission on Labour proposed, and that is why ESI Act was formed. ठीक है, when Royal Commission on Labour, देखो काम तो पहले भी लोग करते थे. ठीक है, काम पहले भी लोग कर रहे थे, लेकिन आप अगर रॉयल कमीशन ऑन लेबर का डेट देखेंगे तो क्या डेट है? व्हाट इज द टाइम? इट्स 1939 to 44, which is before independence, right? 1939 to 44, which is before independence, which means the condition of labor was not the same which it is right now, right? National Commission तो the royal काम होता था, पर उसको एक ह्यूमन रिसोर्स की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था. लोगों को बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज उनकी नहीं कंसिडर की जाती थी, राइट? सी, when you consider something as your resource, like money, we consider money as a resource, capital. We take extra care of it, no? Yes. We try to save it, we try to protect it, we try to kind of earn it, because we know that money is resource, right? Similarly, when we consider, see, the human resource management has come a long way from
just treating humans as machines, somebody who would work, to now when they are considered as the intellectual capital of the organization. Okay, but it was not the same before. Earlier, before independence, this was not the same. The workers, they did used to work in the organization, in the industries, but their conditions were impoverished. Not much talks was done about their safety, security, and welfare. So, Royal Commission on Labor was the first commission that first showed us the dimension of human resource. कि पहली बार उन्होंने ह्यूमन को रिलेटेड कुछ माने कि कुछ सजेशंस दिए थे, ठीक है, कि ह्यूमंस के लिए, लेबर्स के लिए कुछ चीजें आपको करनी चाहिए। जैसे पैसा उनको तब भी मिलता था, पर उनका माने पेमेंट रेगुलर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 7 को मन करे तो 7 को दीजिए, 10 को मन करे 10 को दीजिए, पूरे महीना मन ना करे तो पूरी महीना मन न दीजिए। वेलफेयर ऑफिसर, फैक्ट्रीज में वेलफेयर ऑफिसर का प्रोविजन होता है। हर 500 वर्कर पे एक वेलफेयर ऑफिसर रखना है, ये एक्ट में लिखा है। ये सारी चीजें हमेशा से नहीं थी, धीरे धीरे ऐसा लगा कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ये चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, तो रॉयल कमीशन ऑन लेबर फर्स्ट proposed certain human resource steps, and these steps were, one of those things was health insurance for the workers. Okay, they said that these workers work in not so good conditions in industry, plus there is nothing certain about their health in the industries, so there should, and there was always a chance of occupational disease, है ना। एस्बेस्टस फैक्ट्री में जो काम करेगा उसको एस्बेस्टियोसिस होने का डर है। सिगरेट फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने से थोड़ा थोड़ा बारूद से, सीमेंट फैक्ट्री, सिगरेट वगैरह में काम करने से क्या होता है, कैंसर होने का डर होता है ना। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं, जो ऑक्यूपेशन से हुआ वो ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो समवन who is always exposed in the factory under certain conditions will always be prone to such occupational disease. So in that condition, what do you want the workers to do if they fall sick or if something of that sort happens to anybody? In those conditions, what happens that you need to have some health insurance for the workers. तो ESI था, तो ESI इसी तरीके से एक एक्ट था जो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे शुरू हुआ। आज भी प्राइमरीली जो चीजें इसमें कवर्ड हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे तो इसमें हेल्थ को रिलेटेड, वर्कर की हेल्थ को लेकर के ज्यादा अटेंशन दिया गया। ओके, now you write down and sideways I'll explain you. The Royal Commission on Labor recommended जल्दी लिखिए। The Royal Commission on Labor recommended health insurance for industrial workers, health insurance for industrial workers, health insurance for industrial workers. Such matter was discussed in first, second and third Labor Minister Conference. First, second and third Labor Minister Conference. In 1943, write fast. In 1943, Professor B.P. Adarkar, B for boy, P for petrol, Adarkar, ADHARKAR. Professor B.P. Adarkar was appointed as an officer on special duty
was appointed as an officer on special duty and he submitted a drafted scheme to the government in 1944. Okay. Finally, the act was Finally, the act was enacted in 1948. In 1948. Okay. अब introduction लिखिए. Right. Introduction. This act is passed by central government. This act is passed by central government so it extends to the whole of India. Extends to the whole of India. It is a social security legislation. It is a social security legislation. Legislation, law. Legislature से पास होता है इसलिए इसको legislation कहते हैं. Social security legislation. Continue writing. The act applies in all perennial factories. The act applies in all the perennial factories in the country. Perennial. क्या होता है perennial factories? Last class में बताए थे ना, जिसपे 12 महीने काम होता है. ठीक है? Yes, ma'am. Act applies in all the perennial factories in the country. It also applies in those industrial establishments. Those industrial establishments where 20 persons are employed. ESI में कवर होने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए? Up to 21. ठीक है? Right. Those employees whose monthly wage is up to 21,000 those employees whose monthly wage is up to 21,000 is covered under the act. Is covered under the act. Is covered under the act. ठीक है? अब देखिए, क्या ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूटरी था? नहीं, पीएफ होता है ना, लेकिन उसी तरह ईएसआई भी होता है. तो मान लो कि कोई वेज है अप टू 21,000 तो है, इसके बावजूद देखो, मान लो किसी की सैलरी x है, x कितना होगा? 21,000 से नीचे. ठीक है? इसका 0.75% वेज का देता है एम्प्लॉय. लिख लो सुधी. एम्प्लॉय. टॉपिक दो पहले कंट्रीब्यूशन. टॉपिक लिखो कंट्रीब्यूशन और उसके बाद ये लिखो, ये वेज है, इसका 0.75% देता है एम्प्लॉय और 3.25% देता है एम्प्लॉयर. हाँ,
देखो कितना कम पैसा एम्प्लॉय देता है और कितना ज्यादा पैसा एम्प्लॉय सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको। The employer shall pay. The employer shall pay 3.25% of. The employer shall pay 3.25% of wage of an individual. सबका वेज तो अलग अलग होगा ना, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, हाँ, तो सबका परसेंटेज भी अलग अलग हो जाएगा। 3.25% of wage of individual, and similarly employee should pay, and similarly employee should pay 0.75% of his wage. 0.75% of his wage. ये समझ में आया? अब नेचर ऑफ बेनिफिट क्या क्या है इसके अंदर, देखिए नेचर ऑफ बेनिफिट्स nature of benefit. Point number 1, sickness benefit. Sickness. Sickness benefit. Point number 2, maternity benefit. Point number 2, maternity benefit. Point number 3, disablement benefit. Disablement benefit. इसमें स्पेशली क्या क्या है वो लिखो। डिसेबलमेंट बेनिफिट। नंबर 4, डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट नहीं बताते हैं, लिखो डिपेंडेंट बेनिफिट। नेक्स्ट, फ्यूनरल बेनिफिट। फ्यूनरल बेनिफिट। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी। चलो, नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट, medical facility after retirement. Next, after retirement. Medical facilities after retirement. 8, rehabilitation facility. Rehabilitation facility. Rehabilitation facility. Next, unemployment allowance. Unemployment allowance. ठीक है, ये सब टाइप्स है नेचर ऑफ बेनिफिट का जो इस एक्ट में दिया जाता है। जैसे देखिए, आप बीमार हुए तो when you are ill, what person see, when you are ill obviously you will need leave, so under that leave period the whole wage will not be paid, your employment will be maintained, a payment of 90% of your wage will be done to you. If that sickness thing extends, you will get extended sickness benefit. अगर उस time पे, if in that time frame you do not get well, you will get an extended sickness benefit. Okay, तो sickness covered होती है। सेकेंड मैटरनिटी बेनिफिट है। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट का एक एक्ट भी है अलग से, और ये भी मैटरनिटी कवर करता है, ESI। तो आप देखे होंगे कि ESI में जो वर्कर्स है उनकी फैमिली कवर्ड होती है, दे गेट द डिलीवरी थिंग डन इन द ESI हॉस्पिटल। हाँ, फीमेल एम्प्लॉयज ही नहीं, सिर्फ जो मेल एम्प्लॉय हैं जिनके डिपेंडेंट्स हैं, वाइफ वगैरह, हाँ, so they will get, they'll go to ESI hospitals. ESI hospitals, see ESI hospitals पटना में कहाँ कहाँ है, कोई आइडिया है?
like company. हॉस्पिटल है, फुलवारी शरीफ में है, दीघा में है, सो एंड बिट्टा में बन रहा है अभी, ठीक है। You have to be the member, you have to be eligible, employee हो तुम, तब मिलेगा ना, तब तुम्हारे लिए एक तरीके से फ्री है, तुम जो मैंने जो कंट्रीब्यूशन तुम यहाँ दे रहे हो उसी की वजह से तुमको फैसिलिटीज मिलेगी। Then you have disablement thing, ठीक है। डिसेबलमेंट हम समझाते हैं अभी, रुको, उसके बाद देखो डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट माने डेथ अगर हो जाता है एम्प्लॉय का तो उसका जो डिपेंडेंट्स है उसको जो बेनिफिट लमसम पैसा मिलता है ना, हाँ, तो वो डिपेंडेंट बेनिफिट्स उसको क्या मुआवजा, वो बेनिफिट्स जो उसको दिया जाता है वो डिपेंडेंट बेनिफिट में आता है। देन यू हैव फ्यूनरल बेनिफिट, अंतिम संस्कार करने के लिए 15,000 रुपए दिया जाता है घर के बड़े। That is another thing, but there are workers जिनको भी वो भी नसीब नहीं होता है तरीके से, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जब कुछ सोच के बनाती है तो वो कुछ सोच के बनाती है, हमारे संस्कार में अंतिम संस्कार का बहुत महत्व है, ठीक है, इसलिए Abhinav has completely a different form when he's sitting with friends. चलो, medical facility. Then you will get medical facility in all the ESI hospitals. Okay, you'll get medical facility in all the ESI hospitals. When you fall sick or there's some problem or the delivery thing, anything, no, you'll get the benefit there. The second thing is medical facility after retirement. After retirement भी बहुत नॉमिनल सा चार्ज लिया जाता है इनसे 10 रुपए पर मंथ, एक कार्ड बनता है 120 रुपए पर साल का, तो आप समझ सकते हैं कि 120 रुपए कोई पैसा नहीं होता है, बट ये एक तरीके से सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि कंट्रीब्यूशन से इवन आफ्टर रिटायरमेंट यू एंड योर फैमिली विल बी एलिजिबल टू गेट दीस फैसिलिटीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओके, देन यू हैव रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी। आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज होते हैं कई बार उनका हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है याद दिन दैट वीक, तो रिहैबिलिटेट करना मतलब उनको फिर से सही करना। तो इफ द पर्सन इज अबव 45 years of age and he has an injury of more than 40%, then they will be eligible to get this rehabilitation facility in the ESI hospital. आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ना, आर्टिफिशियल जो दिया जाता है सरकार देती है। Then we have unemployment allowance. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कवर करती है ESI, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बाकी एक्ट्स नहीं देते हैं, माने 1 साल तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो आप, तो अगर 1 साल से ज्यादा दिया जाएगा तो वो बैठ के फिर अनएम्प्लॉयमेंट का ही पैसा खाएगा, दूसरी नौकरी नहीं ढूंढेगा। सरकार किसी चीज को सोच के बनाएगी ना, 1 साल में तो आप ढूंढ ही सकते हैं। एंड देन यू गेट 50% ऑफ व्हाट यू 50% ऑफ द वेज दैट यू आर गेटिंग विल बी गिवन टू यू एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। Now you tell me, ये डिसेबलमेंट मैंने छोड़ा था, मान लो कि फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ, इसमें 2 तरीके से इंजरी हो सकती है, बताइए क्या क्या हो सकता है कंडीशन। एक तो ये हो सकता है कि आदमी उस मशीन से कट गया, क्या
एक केस ये राइज होता है कि डेथ ही हो गया एम्प्लॉय का, एक बार ये और एक मेजर हो गया कि उसका डिसेबलमेंट हो गया। योग्य नहीं ना, हाँ? योग्य नहीं ना, योग्य नहीं, थोड़ा योग्य हो गया, डिसेबलमेंट हुआ और डेथ हुआ। अब डेथ हो गया भाई तो कहानी खत्म। आप डिपेंडेंट्स को बेनिफिट दीजिएगा, उसके बाद तो कोई बात नहीं होगी, यही होगा बस। लेकिन डिसेबलमेंट अगर होगा तो ये डिसेबलमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक टेम्पररी हो सकता है और एक परमानेंट। मान लीजिए फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया तो वो टेम्पररी है, या कोई ऐसा कुछ हो गया है, हाथ पैर में कट गया है, घाव हो गया है, कुछ भी उस तरीके का किसी चीज का टीबिंग हो गया है। हाँ, लेकिन वो ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में आप बात करेंगे जो वहां पर हो सकता है। डिसेबलमेंट में टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट देखो, टेम्पररी को हम जनरली जो 5 साल तक एक्सटेंड करता है प्रॉब्लम उसको हम टेम्पररी में डालते हैं, जो 5 के बाद करता है उसको परमानेंट में डाल देते हैं। देन वी हैव टेम्पररी को भी दो पार्ट में देखो हम लोग पढ़ सकते हैं, एक पार्शियल डिसेबलमेंट और एक टोटल। पार्शियल और टोटल का क्या मतलब होता है? देखो, तो जब आप एक्ट पढ़ेंगे ना तो एक्ट में ये चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये उंगली कट गई तो कितना परसेंट डिसेबल हो जाओगे, इस 2 उंगली कट गई तो उसका परसेंटेज कितना होगा, ये हाथ कट गया तो कितना डिसेबलमेंट होगा, ठीक है, ये हाथ कट गया तो कितना परसेंट डिसेबलमेंट होगा, समझ में आई बात? तो ये ऐसे होता है। अब ये परसेंटेज 100 से कम भी हो सकता है लेकिन 100 से ज्यादा भी तो हो सकता है ना? कट गया अगर परसेंटेज जोड़ते जोड़ते 100 से ज्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, तो सब अलग अलग के लिए इस एक्ट में अलग अलग पैसा है, रूल है, इसीलिए हम बस इतना समझाएं, वो बहुत डिटेल है, वो आपको पढ़ना नहीं। You understood this? Yes. This will complete your ESI. में आपको स्लाइड इंट्रोडक्शन चाहिए था, यही पढ़ना था आपको ESI में. In the next class, we will study PF.